ठीक है, तो आज हम लोग पोलराइजेशन देखते हैं। पोलराइजेशन जैसे इसके पहले हमने कुछ वेव की हमने प्रॉपर्टी देखी थी, जैसे रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था, डिफ्रैक्शन था। ठीक है, इन सिमिलर मैनर वी हैव अनदर वेव प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसमें बहुत डिटेल में जाने के पहले बहुत ही बेसिक चीज़ अगर याद होगा आप लोग को, जब हम ईएम वेव्स पढ़ रहे थे तो इन ईएम वेव्स हमने क्या देखा था कि व्हाट इज ईएम वेव्स बेसिकली। किसी को याद है ईएम वेव्स क्या चीज़ थी? तो ईएम वेव्स बेसिकली क्या होती है कि जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसॉइडल चेंज करती है और एक मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडल चेंज करती है, बट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू बेसिकली प्रोपगेशन ऑफ द वेव डायरेक्शन। उनसे भी बेसिकली ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर। जैसे एक सिंपल सा हमने याद होगा एक फिगर बनाया था, अगर इसको एक बार फिर से बना लीजिएगा इसको। ठीक है, देख लीजिए, सपोज ये x है, y है, ये z है। ठीक है, ये वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन है। तो मान लीजिए कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अभी y डैश के पैरेलल में चल रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा है? कुछ फिगर विजुलाइज हो पा रहा है ये? तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये साइनोसॉइडल हो गया और ये आपका जे कैप है। दिस इज बेसिकली योर जे कैप। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारा के कैप हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया आपका बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सी दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एंड बोथ आर साइनोसॉइडल। ई नॉट और बी नॉट उनका एम्पलीट्यूड हो गया, तो उस केस में जो वेव ट्रेवल कर रही है वो जे क्रॉस के इंटू आई, मतलब जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई होता है। तो वो एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन हो रही है। इज इट क्लियर? याद आ गया हम लोग को ईएम वेव्स क्या था अच्छे से? ठीक है, ठीक है। अब पोलराइजेशन क्या चीज़ है? पोलराइजेशन में कुछ केमिस्ट्री में बेसिकली फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर सम ऑर्गेनिक complex crystal you can say या molecule you can say, when these EM waves passes through that crystal। देखो होता क्या है, ये तो पार्ट क्लियर हो गया आप लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। अब होता क्या है, देखो जब कोई लाइट सोर्स होता है तो देखो ये जो पैरेलल दिया है ना, मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये तुम्हारा ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है, मान लो बोर्ड के प्लेन में। क्लियर? तो इसको एक एरो से दिखाया गया है। एरो से दिखाने का मतलब कि प्लेन के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा वाइब्रेट कर रहा है। अगर मैं कहीं पे डॉट दिखाता हूँ तो डॉट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका बोर्ड के परपेंडिकुलर आपका ये वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो कोई भी लाइट सोर्स, कोई भी सोर्स, जैसे नॉर्मल कोई भी एक बल्ब जब लाइट अप करते हैं, जलाते हैं, कोई भी बल्ब जलाते हैं, तो यहाँ से जब चारों तरफ रोशनी निकल रही है, लाइट्स निकल रही है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, अब देखो अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो एक वेव ऐसे निकलते जा रही है, एक वेव ऐसे निकलते जा रही है, एक वेव ऐसे निकलते जा रही है, तो ये तुम्हारा एक पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो भी वेव निकल रही है दैट इज प्रोपेगेटिंग इन ऑल डायरेक्शन, ऑब्वियसली सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है।
तो अगर मैं जो इस बोर्ड में प्लेन में गया है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऐसे बना सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा मान लो जो ऐसे करके निकलते जा रहा है वो तुम्हारा इस तरह हो गया। तो कहने का मतलब कि अब इस सोर्स के चलते अगर किसी पॉइंट पे बात किया जाए तो पूछा गया यहाँ पे जो वेव है इस पॉइंट पे, बहुत दूर मान लो तुम चले गए हो, मान लो इस पॉइंट पे पूछा गया क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव चल रही है, तो चूंकि ये पॉइंट सोर्स है तो यहाँ से जो वेव गई है बहुत दूर तक, ये मान सकते हो काइंड ऑफ एक प्लेनर वेव हो गई है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारा आपका चारों डायरेक्शन में होगा ऐसे करके। ये चीज़ समझ में आया? क्योंकि एक रैंडम पॉइंट सोर्स है, इससे जब निकल रहा है ना तो कुछ आप अलाइनमेंट नहीं है, जो भी सोर्स से निकल रहा है वेव, कोई ऐसे करके निकल रही है, कोई ऐसे करके निकल रही है, कोई ऐसे करके निकल रही है। तो अगर इस प्लेन की बात किया जाए तो इस प्लेन में अगर इस प्लेन की बात किया जाए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम चारों तरफ बनाओगे, एक ब्रुश की तरह दिखेगा आपको। अगर कोई सामने से मैं देखूंगा तो एक ब्रुश की तरह चलता हुआ दिखेगा मुझे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक वेक्टर होता है। तो अगर वेक्टर है तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको इन दोनों को सबको दो लाइन में मैं कंपोनेंट में डिवाइड कर दे रहा हूं। तो इसको भी सबको कर दिया। तो लास्ट में मैं बोल सकता हूं कि जो हमारी वेव इस प्लेन में आ रही है उस वेव का ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो ये दोनों केस एक ही चीज है बेसिकली, ये दोनों केस एक ही चीज है। जितनी लेंथ इसकी इधर है उतनी लेंथ इसकी इधर है। क्यों? क्योंकि मैंने सभी कंपोनेंट को बराबर कर दिया। तो ये जो आपका सिनेरियो है ये बेसिकली अनपोलराइज्ड लाइट, इसको बना लीजिए अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट, यहां पे जो इसकी लेंथ है, लेंथ इन एक्स डायरेक्शन और लेंथ इन वाई डायरेक्शन, दे आर एग्जैक्टली इक्वल। इसको बोला गया कि आपका ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अब देखो, अब इसी में अगर इन दोनों की लेंथ एक को छोटी एक को बड़ी कर दी जाए, देखो जैसे ध्यान से, एक को मैंने लेंथ को छोटी कर दिया और एक को मैंने लेंथ बड़ी कर दिया। क्यों कर दिया ये बात बता रहे हैं। मान लो किसी रीजन से ये ऐसे करके दिख रहा है, किसी भी रीजन से, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स कंपोनेंट है वो छोटा हो गया है, वो वेव छोटी हो गई है, और जो वाई कंपोनेंट है वो अभी भी बड़ा है। ये जो लाइट है ये अभी पार्शियली पोलराइज्ड हो गई है, पार्शियली पोलराइज्ड। दिस इज योर पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है। तो 100% पोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ? किसी तरह आप एक काम करिए, ये वाला जो कंपोनेंट है ना इसको आप खत्म कर दीजिए पूरा। किसी भी तरह अगर ये कंपोनेंट हमने फिनिश कर दिया ये वाला, अब मान लेते हैं ये वेव हमारी ऐसे चल रही है, मान लो ये इस बोर्ड के प्लेन में ऐसे चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइट अभी कंप्लीटली आपकी पोलराइज्ड हो गई है। दिस इज योर पोलराइज्ड। तो पोलराइज का क्या मतलब हुआ? पोलराइज का मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो तुम्हारी केवल एक डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है इंस्टेड ऑफ ऑल डायरेक्शन। क्लियर है ये? अब देखो ये सिचुएशन अचीव कैसे किया जाता है भाई। वेव इतनी छोटी है, उसमें से तुम्हें एक कंपोनेंट को ख़त्म करना है, तो ये बहुत ऐसे नहीं सोचो कि ऐसे आसानी से कुछ भी कर दिए हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे केमिस्ट्री में कुछ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें एक कुछ फीचर ऐसा होता है, मतलब नेचर ने ऐसा उसके मॉलिक्यूलर डिज़ाइन किया है, ऐसा मॉलिक्यूल्स को डिज़ाइन किया है, ठीक है, कि उसमें जैसे मान लो तुम्हारा ये कोई एक उसी मॉलिक्यूल का एक सीट है, ठीक है, मैंने एक प्लास्टिक सीट बना दिया है उस मॉलिक्यूल का। तो इसमें एक पास एक्सिस होता है, ये इसको बोलते हैं पास एक्सिस। मतलब जब इस पर लाइट पड़ती है, मतलब इसको ऐसे समझो, अगर मैं ऐसे साइड से बना देता हूं, अगर इस साइड से लाइट अगर पड़ती है जो इसकी चारों तरफ चल रही है, देखो ये चारों तरफ चल रही है ये, अब इसको मैंने इस तरह बना दिया है। इसमें दोनों कंपोनेंट हैं, इसमें आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है और आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट भी है।
तो अगर ये पास एक्सिस से पास होता है, जब ये इस क्रिस्टल से पास होता है, तो ये देखो ये ऐसे हो रहा है कि ये ऐसे ओपनिंग है इसके अंदर, ये ऐसे ओपनिंग है, वर्टिकल ओपनिंग है इसमें। अब इसमें से जब रे जा रही है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक आपकी वर्टिकल के साथ है, एक आपका हॉरिजॉन्टल है। समझ में आया? तो जब ये जाएगा, समझो नॉर्मली जैसे नहीं, नॉर्मली ये फंस जाता है, जैसे बहुत सिंपल केस में, और तुम्हें अगर कोई चीज़ सीधी निकालनी है तो सीधी निकल जाएगी। तो इसमें से क्या होता है, ये कंपोनेंट खत्म हो जाता है और जाता पार क्या होता है आपका, केवल ये वाला कंपोनेंट निकलता है ये। तो ये एक तरह से पोलराइज्ड प्लेट है, एक ऐसी प्लेट है विच बेसिकली, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऐसे हैं कि दैट एब्जॉर्ब, उनके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस वाले कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉलिक्यूल जानते हो जब एब्जॉर्ब करते हैं तो अपनी वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ा लेते हैं। तो समहाउ दे एब्जॉर्ब, और केवल उन्हीं रे को पास करने देते हैं, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं विच इज पैरेलल टू पास एक्सिस। ये आपका क्या है, इसको लिख लो पास एक्सिस, पास एक्सिस। तो बेसिकली दिस साइड यू हैव अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड, और दिस साइड यू हैव पोलराइज्ड। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट गायब हो गया। तो अगर मैं पूछा इंटेंसिटी आपकी अगर इस साइड में आई है, इस साइड में अगर मान लेते हैं इसको मैं बोलता हूँ I नॉट है, तो अब इस साइड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I/2। इसको कई बार हम लोग, आपके बुक में नहीं लिखा है लेकिन कई स्टैंडर्ड बुक में इसको हाफ रूल बोलते हैं, इसको हाफ रूल बोलते हैं। हाफ रूल का मतलब कि सपोज यू आर यूजिंग जस्ट वन सीट, वन पोलराइज्ड सीट, एंड यू आर पासिंग अनपोलराइज्ड लाइट, तो इंटेंसिटी जस्ट बिकम हाफ, यानी कि यहाँ की जो I होगा दैट इज I/2, एंड दिस इज नोन एज हाफ रूल। लॉजिकली भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा कि क्यों हाफ कर देता है। क्लियर है? अच्छा, इसी सीट को थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूं, अगर इसी सीट को मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूं तब क्या होगा, जैसे मान लो आपका ये बुक थी, ये मान लो अभी पास एक्सिस, ये जो लाइन मेरी बनी है ये पास एक्सिस है। अब ऐसे करके मैंने रखा था, मतलब ऐसे रखा था समझो। अब इधर से मैंने इंटेंसिटी I डाला, पीछे आपकी I/2 पहुंची, I/2। अब इसको मैंने रोटेट कर दिया, अब नहीं जाएगी। लेकिन देखो ये जो पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स को मैंने अभी ये दो एक्सिस में रिजॉल्व किया था ऐसे करके, ये जो मेरे हाथ में दोनों पेन है देखो, इसको तो आप ऐसे भी रिजॉल्व कर सकते हो ना, किसी और भी तो एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हो। तो अब क्या होगा, अब तुम्हारा इस तरह रिजॉल्व कर दिया आपने, इन दो लाइन, इन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बजाय जो यहाँ से चारों तरफ निकल रही थी वेव, अब आपने इनको दो में कर दिया है। तो अब ये ऐसे जा रही है समझो। तो जो फर्स्ट सीट को रोटेट कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, इधर यू रोटेट एट एनी एंगल, यू आर गेटिंग इट? ठीक है। तो I/0 अभी भी यहाँ पे है, एंड बैक साइड ऑफ दिस सीट विल अगेन बी I/2, मतलब हाफ रूल वन सीट हमेशा फॉलो करेगा। ठीक है। तो रोटेशन ऑफ फर्स्ट सीट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तुमने क्या किया कि यू यूज्ड वन सीट। अब यहाँ की जो अनपोलराइज्ड लाइट थी, ये आपकी पास एक्सिस से जब पास हुआ तो ये आपकी पोलराइज्ड हो गई। ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां पे एक दूसरी सीट यूज कर रहे हो। अब दूसरी सीट जो है ना थोड़े से एंगल पे है, थोड़े से एंगल पे है।
ये इस तरह एंगल पे नहीं है, बेसिकली देखो ये ऐसे एंगल पे है। ये बेसिकली ऐसा लग रहा बेंडिंग, बेंडिंग नहीं है बेसिकली। देखो ये इस तरह है, देखो अब ध्यान से देखना, ये 2 सीट मैंने लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सोर्स जलाया जिसकी इंटेंसिटी I0 है। पहला जो पोलराइड्स है, पहला जो पोलराइड प्लेट है, इससे लाइट जब निकली तो ये पास एक्सिस, इसके वर्टिकल वाले डायरेक्शन में पास एक्सिस मान लीजिए। तो यहाँ से जो वेव निकली ये आपकी वर्टिकल ऐसे चलते जा रही है, ऐसे करके वर्टिकल चलते जा रही है। समझ में आया चीज़? अब दूसरी वाली सीट का अगर पास एक्सिस इसके पैरेलल में है, ध्यान देना, दूसरी अगर सीट का पास एक्सिस इसके पैरेलल में है तो ये एज इट इज पास हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये फिगर सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिगर बना रहा हूं। अगर आपका पास एक्सिस ये आपका एक्सिस बनाया हो, ये पास एक्सिस है। अगर पास एक्सिस और इस वेव का जो कंपोनेंट आया है, अगर दोनों एक ही साथ पड़ते हैं, यानी कि दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये एज इट इज पास हो जाएगा। लेकिन अगर केस लो कि इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूं ऐसे करके, सेकंड सीट को मैंने रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, ऐसे करके, ये आपका पास एक्सिस है सेकंड सीट का। इसको हम लोग एनालाइजर बोलते हैं। फर्स्ट सीट को पोलराइजर, सेकंड सीट को एनालाइजर, ये भी लिख लीजिएगा। फर्स्ट सीट जो होती है पोलराइजर होती है ये, और ये एनालाइजर होती है। तो सेकंड सीट जो एनालाइजर है, इसका पास एक्सिस आपका थीटा एंगल बना रहा है। तो देखो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे आपने I0 पास किया था, यहाँ पे जो I की वैल्यू हो गई ये I0/2 हो गई। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी पे क्वेश्चन आता है JEE मेंस में। बड़ा सिंपल सा होता है लेकिन तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो E0 आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपकी, ये वाला जो कंपोनेंट था, इसका क्या हुआ, 2 कंपोनेंट ब्रेक कर दो इसे, इसको आप रिजॉल्व कर दो। तो इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा आपका E cos थीटा, E0 cos थीटा। जो फर्स्ट सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसके 2 कंपोनेंट ले लो, एक E0 cos थीटा और एक E0 sin थीटा। एक इस साइड हो जाएगी E0 sin थीटा, कॉम्प्लेक्स तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो ये E0 था, इसी E0 को हमने 2 कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। ये हो गया E0 cos थीटा, मतलब ये आपका E0 था, ये E0 cos थीटा, E0 sin थीटा। अब दूसरे पास एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है ये E0 cos थीटा हो गया। क्लियर है? तो जो आपका इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इधर का जो I होगा, इधर का जो I डैश होगा वो इसके कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होती है। यहां पे जो भी अगर E0 है तो इधर तुम्हारा क्या हो गया, E0 cos थीटा हो गया। तो इधर अगर I तुम्हारा E स्क्वायर था तो ये I डैश I, अब ध्यान से देखना मैंने ये I लिखा है, ये कौन सा I है,
इस सीट पे जो इंटेंसिटी पड़ रही है उसको आई बोला गया है। वो बेसिक, हाँ, ये आई बेसिकली अगर तुम पोलराइजर भी यूज कर रहे हो तो ये बेसिकली I0/2 है। तो मैं दोनों लिख दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बता रहे हैं, देखो फिर से बता रहे हैं। देखो जब हमारी वेव चल रही थी, अगर याद होगा, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया था, तो इसी का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, E/E0 sin kx माइनस ओमेगा टी। इसमें E0 कौन सा है, ये एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड है। तो ये वेव आपका इस प्लेन में, तो इसको मैंने सिंबॉलिकली ऐसे दिखाया था। तो इसमें E0 आपका कौन सा है, ये आपका E0 है, ये चीज। अब आपका, जब आपने क्या किया, जब आपने पोलराइजर एनालाइजर जब रखा आपने, तो ये आपका एक्सिस है, इस एक्सिस में ये आपकी वेव जा रही है, ये आपकी वेव है। मान लो मोटा थोड़ा थिक कर देता हूँ, ये आपकी वेव जा रही है। अब आपने पास एक्सिस इस लाइन में रख दिया है, तो इस वेक्टर का क्या होगा, इसका कंपोनेंट थीटा एंगल पे। तो ये अगर आपका E0 हुआ तो इसका कंपोनेंट आपका ये हो गया, ये हो गया E0 cos थीटा। ठीक है, और E0 cos थीटा है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, इसलिए आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा I cos स्क्वायर थीटा। दिस लॉ इज नोन एज मेलस लॉ, इसको बोलते हैं, दिस लॉ इज नोन एज मेलस लॉ। ठीक है, देख लो इसमें क्या बोल रहा है कि पोलराइजर, देखो एग्जांपल 10.8 में क्या बोल रहा है कि डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड्स। टू क्रॉस्ड पोलराइड है, एक पोलराइड मान लो तुम्हारा ऐसे करके है और दूसरा जो पोलराइड है क्रॉस्ड, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल आपका 90 है। क्रॉस्ड का मतलब क्या है, एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, एक वर्टिकल है तो एक हॉरिजॉन्टल है। समझ में आया कि नहीं है? हाँ नहीं नहीं, ये अभी सेटअप ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सेटअप क्या बोल रहा है कि व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स, मान लो इसका नाम P1 कर दो, इसका नाम P3 कर दो। देखो हो क्या रहा है, तुम लोग क्लास में होते तो बढ़िया से पकड़ के बताते। देखो ये आपका दो केस है, ये आपका, देखो मैंने ऐसे बना दिया, ये आपका, या इसको ऐसे ले लो, ऐसे करके। समझ में आ रही है? ये दोनों आपस में क्रॉस्ड है, ये दोनों क्रॉस्ड है। अब इसको स्टिल रखते हुए इसको पकड़ लो, मान लो तुम, तो बीच में एक पोलराइड को रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अब बताइए क्या होगा। समझ में आ गया? क्रॉस्ड का मतलब कि दोनों दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं। जैसे तो ये पैरेलल हो गया, दोनों ये पैरेलल है, ये क्रॉस्ड है, तो ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसके बीच में, इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों फिक्स है। अब इसके बीच में एक पोलराइड आप ऐसे घुमा रहे हैं। सेटअप समझ में आया? ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है इसमें। तो आपको इंटेंसिटी निकालनी है इसमें। ठीक है, अब इसके बीच में जो पोलराइड, इसको आप रोटेट कर रहे हो, ये P2 को, मान लो ये पास एक्सिस है।
अब देखो जो लाइट यहाँ भी जलाओगे, यहाँ से इंटेंसिटी तुम्हारी क्या रहेगी, आई नॉट रहेगी। ये इंटेंसिटी फर्स्ट के बाद क्या होगी, हाफ रूल लग जाएगा, तो इसको मैं आई बोल दे रहा हूं। तो आई इज नथिंग बट आई नॉट बाई 2। अब देखो इनके बीच का एंगल मान लेते हैं अभी थीटा है, ध्यान दो, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो यहां पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, अब इसकी आई है तो ये हो जाएगा आई डैश, मैं लिख रहा हूं आई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेसिकली आई, ये इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। अच्छा इनके बीच का एंगल थीटा होगा तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। यानी कि अगर यहां पे आई डैश इंटर कर रहा है तो इधर कितना निकलेगा, या आई डबल डैश कितना होगा, तो आई डबल डैश जो होगा दैट इज आई डैश कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, आई डैश ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और आई डैश की वैल्यू क्या है, आई है आई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया आपका, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आई बाई 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये आई मैंने लिया, अगर इसको आई नॉट लोगे तब आई डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मैक्सिमम करना है तो इसका एंगल क्या होना चाहिए, जो पोलराइड शीट which you are rotating in the middle of these two, in which condition the intensity has to be maximum। तो इस केस में क्या है, देखो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा विल बी मैक्सिमम जब इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू जब 1 होगी यानी कि आपके 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, यानी कि थीटा इज पाई बाई 4। when theta is pi by 4 means 45 degree, in that case your intensity after these three combination will be maximum। मिनिमम करने के लिए तो बहुत ही सिंपल है, थीटा को 0 कर दो, इन्हीं दोनों को आपस में क्रॉस कर दो, फिर कुछ तो जाएगा ही नहीं। इनको नहीं, किसको क्रॉस करना पड़ेगा तुम्हें, हाँ मतलब इन दोनों को थीटा 0 कर दो, हाँ आपस में दोनों को पैरेलल कर दोगे, अगर पैरेलल कर दोगे तो ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगी, तो उस केस में आपका इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो बहुत ही ईजिली बीच वाले फिल्टर को यूज़ करके आप इंटेंसिटी को वेरी कर सकते हो। यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, पोलराइजेशन होने के लिए हमको एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल चाहिए होता है, लेकिन केवल एक स्पेशल टाइप के क्रिस्टल से नहीं होता, देयर आर सम अदर मीन्स बाय विच यू कैन अचीव पोलराइजेशन। तो मैं इसको अदर मीन्स ही लिख दे रहा हूं। जैसे सबसे पहला जो इसके अंदर है ये स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग एक नेचुरल फिनोमेना होती है, ठीक है, स्कैटरिंग एक नेचुरल फिनोमेना होती है। तो इसमें जैसे कोई भी सन से जो लाइट होती है, देखो जब सन हमारे जस्ट सर के ऊपर होता है, मतलब जब हमारे पास डायरेक्ट सन आता है उस समय स्कैटरिंग नहीं होता है। जब ये थोड़ा एंगल पे कहीं पे होता है, जैसे जनरली ये पोल्स पे दिखता है, बहुत डिटेल में देखोगे ना तो पोल्स पे इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है। तो पोल्स पे जो मॉलिक्यूल होते हैं, देखो यहाँ जो तुम्हारा ये रेज आ रही है ऐसे करके, ये अनपोलराइज्ड है, ठीक है। तो व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन, ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर जब हिट करता है ये, तो यहाँ से जो लाइट निकलती है, ये जो मान लेते हैं ये तुम्हारा यहाँ से स्कैटर और रिफ्लेक्ट होकर निकल रही है, तो ये आपका पोलराइज्ड हो जाती है।
तो ये बेसिकली पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग प्रोसेस होता क्या है इसके अंदर। देखो इसके अंदर एक छोटे छोटे भाई ये क्या चीज़ है, पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एक सर्टेन जो ये वाली एनर्जी है इसको एब्जॉर्व कर लेता है। इसको एब्जॉर्व करके जो एमिट करता है वो तुम्हारी दूसरी एनर्जी होती है, मतलब दूसरा जिसमें केवल वो तुम्हारे पोलराइज्ड होती है। तो दिस इज नोन एज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग प्रोसेस। क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है सेकंड लिख लो, ये तो फर्स्ट हो गया आपका पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। सेकंड प्रोसेस लिख लो रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन प्रोसेस। जैसे मान लो कोई सरफेस है तुम्हारा जिसमें दो मीडियम यहां सेपरेट आउट कर रहे हैं इसको, सीधा है। अब यहां पे अगर कोई लाइट पड़ रही है विच इज अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, सपोज दिस इज अनपोलराइज्ड। देखो अनपोलराइज्ड को मैं इस प्लेन में बना दे रहा हूं, यानी कि यहां पे जो दोनों लाइट है दोनों के कंपोनेंट जस्ट इक्वल हैं। इसी को समझे थे हम लोग, बेसिकली यही लाइट यहां जा रही है, ये अनपोलराइज्ड है। ठीक है। अब ये हम लोग जानते हैं जब भी ये रेज आती है तो क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्शन होता है। और किसी सरफेस पर रिफ्रैक्शन के साथ इन्हें सोचो 100% रिफ्रैक्शन हो जाता है, कुछ आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है। हमेशा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पैरेलल फेनोमेना है। इट्स नॉट लाइक कि केवल एक को अचीव कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर आप इस इंसिडेंट एंगल को एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा सेट करते हो जिससे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। अगर इसको आप ऐसा एडजस्ट करते हो कि ये परपेंडिकुलर हो जाए आपस में, तो इस केस में इसमें ये जो वाली जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये आपकी पोलराइज्ड हो जाती है 100%। इसका मतलब इधर कौन सा कंपोनेंट जा रहा है आपका, केवल जो परपेंडिकुलर है। तो इधर वाला क्या हुआ, इधर वाले में ये जो पैरेलल कंपोनेंट है इसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन ये जो डॉट्स हैं ये डॉट्स छोटे हो जाते हैं समझो। मतलब ये लाइट क्या हो गई आपकी, मतलब इस केस में ऐसे हो गया, ये जो लंबे लंबे थे इधर का लंबा जो था ये अब हो जाएगा छोटा, इधर ऐसे हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्सली, हम लोग देखे थे। तो ये आपका बेसिकली इधर आपका पार्सली हो गया, दिस बिकम योर पार्सली पोलराइज्ड, और ये आपका हो गया पोलराइज्ड, फुल्ली पोलराइज्ड। ठीक है। किस एंगल में, व्हेन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक्स 90 डिग्री टू ईच अदर। लिख लो इसको, फिर इस पर डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन क्या है, ये एंगल को हम लोग एक स्पेशल एंगल ब्रूवेस्टर एंगल बोलते हैं, IB। ये एंगल आपका R है, तो अगर ये IB होगा तो ये कितना हो जाएगा, AB आपका IB हो जाएगा। क्लियर है। तो IB प्लस 90 प्लस R कितना हो गया, IB प्लस 90 प्लस R कितना हो गया, 180। तो R की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे, 90 माइनस IB। अगर इस मीडियम को N1 बोल दो, इस मीडियम को N2 बोल दो, तो क्या फॉर्मूला हो गया, N1 साइन IB इज इक्वल टू N2 साइन R। तो ये हो गया आपका साइन IB N1 इज इक्वल टू N2 साइन 90 माइनस IB।
N1 साइन आई बी इज इक्वल टू N2 कॉस आई बी। तो देखो क्या हो गया, ये इसको लिख सकते हैं tan आई बी इज इक्वल टू N2 बाई N1। एक फॉर्मूला हो गया N2 बाई N1 इज इक्वल टू tan आई बी। अगर N1 को तुम 1 मान लो तो N2 क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो अगर इसको मैं N1 को 1 मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसी को मैं म्यू लिख देता हूँ। तो म्यू इज इक्वल टू tan आई बी। तो ब्रीवेस्टर एंगल क्या होता है, tan इनवर्स म्यू। दिस इज नोन एज ब्रीवेस्टर एंगल, ठीक है। और इस लॉ को बोलते हैं हम लोग ब्रीवेस्टर लॉ, ब्रीवेस्टर्स लॉ।